हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो प्रकृति की सुंदरता को शब्दों में बांधने के लिए जाने जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत का नाम इन्हीं महान कवियों में से एक है। 20 मई 1900 में कुमाऊं की पहाड़ियों में जन्मे इस कवि ने अपनी कविताओं से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी हर रचना में प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा बिखरी हुई है। कौसानी गांव में जन्मे गुसाई दत्त नाम के इस बच्चे की मां का निधन जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया था। दादी मां के प्यार में पले बढ़े इस बालक में प्रकृति को ही अपनी मां मान लिया। कौसानी की वो जगह जहां हिमालय की चोटियां साफ दिखाई देती हैं, जहां सुबह सूरज की पहली किरण बर्फीले पहाड़ों को सुनहरा बना देती है, यही वो परिवेश था जिसने एक महान कवि को जन्म दिया। पिता चाय बागान के मैनेजर थे और जमींदार भी, इसलिए आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मातृहीन बचपन ने उनके मन में एक गहरी संवेदना भर दी। 7 साल की उम्र में जब बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, तब इस नन्हे बालक ने कविता लिखना शुरू कर दिया था। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों की हरियाली और बर्फ से ढके शिखर उनकी कविताओं के मुख्य विषय बने। बचपन में नेपोलियन की तस्वीर देखकर उन्होंने अपने बाल लंबे रखने का फैसला किया और अपना नाम भी बदल लिया। गुसाई दत्त से सुमित्रानंदन पंत बनने की एक कहानी उनके व्यक्तित्व की स्वतंत्र सोच को दर्शाती है। अल्मोड़ा से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में वे अपने भाई के साथ काशी गए। क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया और वहां रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू और अंग्रेजी रोमांटिक कवियों की रचनाएं पढ़ी। इन महान लेखकों का उनके लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा। खासकर टैगोर की प्रकृति प्रेम की भावना और रोमांटिक कवियों की संवेदनशीलता ने उनकी काव्य शैली को आकार दिया। 1919 में वे इलाहाबाद चले गए और म्यूर कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ये निर्णय उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विरोध में ये कदम उठाना जरूरी है। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाने वाले पंत जी की कविताओं में प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत मिश्रण था। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के साथ मिलकर उन्होंने छायावादी आंदोलन की नींव रखी। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में रोमांटिसिज्म की स्पष्ट छाप दिखती है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव जैसी उनकी कृतियों ने हिंदी साहित्य में नए आयाम स्थापित किए। 1926 में प्रकाशित पल्लव ने उन्हें हिंदी पुनर्जागरण के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित कर दी। 1931 में वे काला कांकर चले गए और वहां 9 साल तक एकांत जीवन बिताया। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दौरान उन्होंने कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों का गहरा अध्ययन किया। प्रकृति के बीच रहकर उन्होंने अपने काव्य में नई गहराई लाई। उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना और प्रगतिशील विचारधारा का समावेश हुआ। युगांत, युगवाणी जैसी रचनाओं में यह बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1941 में वे अल्मोड़ा वापस लौटे और उदय शंकर कल्चरल सेंटर में नाटक की कक्षाएं लीं। यहां उन्होंने कला के विभिन्न रूपों को समझा। श्री अरबिंदो के दर्शन से प्रभावित होकर वे मद्रास और फिर पौंडीचेरी गए। अरबिंदो आश्रम में रहकर उन्होंने आध्यात्मिक साधना की और अपनी कविताओं में दार्शनिक गहराई लाई। इस दौरान उनकी कविताओं में आध्यात्मिकता और रहस्यवाद के तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। पंत जी की कविताओं में भारत माता का चित्रण बेहद मार्मिक है। उन्होंने भारत माता को एक ग्रामीण महिला के रूप में चित्रित किया जो खेतों में काम करती है, जिसके कपड़े मिट्टी से भरे हैं। गंगा यमुना में उसके आंसू बहते हैं। यह चित्रण गांधीवाद और मार्क्सवाद के मिश्रण को दर्शाता है। उनकी यह दृष्टि भारत की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करती है। उनकी कविताओं में प्रकृति केवल सुंदरता का विषय नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का आधार है। हिमालय की चोटियां, नदियों का कलकल, पक्षियों का कलरव, फूलों की सुगंध, सब कुछ उनकी कविताओं में जीवंत हो उठता है। वे प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं को व्यक्त करते थे। उनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग था, जो उस समय की आवश्यकता भी थी। साहित्य जगत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई सम्मान मिले। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1961 में पद्म भूषण और 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।